तो और आपको ये जो पे नहीं मूवी में, करते इंटर्नशिप, ये जो मतलब मूवी में यूजुअली हम लोग आप। देखते हैं कि आप जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना है और नहीं नहीं चिल्लाना है। ये सिर्फ मूवी में होता है, रियल लाइफ में। ये सिर्फ मूवी में होता है। आप जब जब जज के सामने खड़े हो, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली आपके पॉइंट्स प्लेस करने होते हैं। आपको बहुत बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत प्रोफेशनली कोर्ट फंक्शन करता है। वो वैसा नहीं होता कि यू विल स्क्रीम एंड शाउट एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन द कोर्ट। अदरवाइज आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। Because अपने मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स थी मुझे 12th के बाद में देनी थी, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं थी, नॉलेज ही नहीं थी, कोई था नहीं मुझे बताने के लिए कि ये एग्जाम है, ये फील्ड ओपन है, तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो। तो वो एक चीज की कमी थी। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो हुआ मेरे साथ वो किसी के और के साथ ना हो, कि एटलीस्ट उसको पता तो रहे, वो ट्राई तो करे। जा रहा हूँ जहाँ सक्सेस कि वो रेट इतना कम है, 0.000, आपको डर नहीं लगता उस चीज से कि इसमें फेलियर रेट 99% है? हाँ, लेकिन इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। गुड। मतलब बाकी जो, गुड। मतलब मैं ये सोचता हूँ, मतलब मेरा ये मोटिवेटिंग फैक्टर है कि बाकी जो कर रहे हैं वो भी मेरी तरह ही है ना। तो मतलब मैं भी ट्राई करके कोशिश तो कर सकता हूँ एटलीस्ट, कि मतलब बाद में मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने कोशिश भी ना की। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परेवा सोशल वेलफेयर ग्रुप के एक और ख़ास एपिसोड परेवा टॉक में आप सभी का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद सफ़ीर फ़ारूकी आपके पास फिर से हाजिर हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, जहां हमारी कोशिश होती है आपको इंट्रोड्यूस करें एक अपनी ही कम्युनिटी के किसी ऐसे शख्स से, ऐसे स्टूडेंट से जो कुछ कुछ नया कर रहा हो, कुछ अलग कर रहा हो, जिससे कम्युनिटी को एक इंस्पिरेशन मिले और काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हो। तो इसी तलाश ने हमको एक एक स्टूडेंट के पास लाइक पहुंचाया, जिनका नाम है काशिफ फारूकी। और वो फर्जिंद है निजाम फारूकी के। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो मैंने बहुत कम देखा हुआ है। अ, वो उन्होंने एलएलबी किया हुआ है और वो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की। तो ये बात काफ़ी ख़ास लगी और हमने सोचा क्यों ना उनको आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराएं और कुछ गुफ्तगू करें, ताकि आपको अ, उनकी कैफियत, उनके बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम के बारे में मिले। तो अभी वो इस वक्त मौजूद है वो हमारे पास, तकरीबन 12 बज रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की अगर वो अपना कुछ वक्त दें पढ़ाई से तो शायद हम उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो काशिफ, आप ऑनलाइन हैं? आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हम थोड़ी बात कर सकते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपने बताया कि आपको थोड़ा नेटवर्क का इशू है। आई थिंक थोड़ा मैनेज करेंगे हम लोग नेटवर्क से। तो थैंक यू। 12 बज गए हैं लेकिन फिर भी आप रुके हम लोगों के लिए। काफ़ी साउंड था, बैकग्राउंड था, उसके लिए वेट किया हम लोगों ने। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है आवाज़ स्टेबल है, जी नॉर्मल है। जी ठीक है। और जी। खैर, हमेशा की तरह मैं आपसे खाली रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं तो आपको अच्छे तरीके से जानता हूं क्योंकि लेकिन आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन दें कि आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और आपकी स्कूलिंग के बारे में और आप कहाँ रहते हैं वो थोड़ा बताएं। अ, जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिफ फारूकी है। मैं बांद्रा वेस्ट में रहता हूँ। जैसे आप जानते होंगे मेरे डैडी निज़ामुल्लाह फारूकी। तो मैंने स्कूलिंग की हुई है सेंट अलाउशियस हाई स्कूल, बांद्रा वेस्ट। और उसके बाद में मैंने कॉमर्स से 12th कंप्लीट की। फिर उसके बाद में अचानक मैंने न्यूज़पेपर में लॉ का ये देखा था, एडवर्टीजमेंट देखा था कि दैट वाज द फर्स्ट ईयर द लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो मैंने न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टीजमेंट देखा था, तो मैंने बोला भर देते हैं सीईटी। तो सीईटी इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो सीईटी भरा मैंने, उसके बाद में फिर मेरा स्कोर आया, उसके बाद में मैंने मतलब लकीली मैं सिलेक्ट हो गया। तो नहीं, उसके बाद आप में मैंने इसमें और 5 इयर्स जाओ। का इंटीग्रेटेड। सॉरी, आप इसमें और जाओ, लेकिन मैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, मुझे थोड़ी मतलब खास चीज़ लगी
जिसकी वजह से आपको इनवाइट भी किया। आपने कन्वेंशनल डिग्री के बजाय 12th कॉमर्स करने के बाद BLS LLB किया हुआ है। यानी लॉ तो हम सब जी। जानते हैं और सब लोग वाकिफ हैं कि लॉ में डिग्री की जाती है, और ये बहुत रेयर होता है हमारे वहाँ पर। लोग ये जो लॉ है इसमें काफी कम लोगों ने किया हुआ है। लेकिन आप एक्सप्लेन करेंगे ये BLS LLB क्या होता है? BLS LLB, वैसे LLB आपको सबको पता होगा कि ग्रेजुएशन के बाद में की जाती है, वो 3 इयर्स का होता है। लेकिन एक इंटीग्रेटेड LLB होती है, वो आप 12th के बाद में करते हैं, जो होती है 5 इयर्स की। तो BLS मतलब स्टैंड्स फॉर बैचलर इन लेजिस्लेटिव स्टडीज, और यू कैन से बैचलर इन लीगल साइंस। तो उसमें क्या होता है कि आपको है ना सारे मतलब पॉलिटिकल साइंस या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। So it is just a kickstart to start for the actual law, that is the LLB. ओके। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक है काइंड ऑफ डिग्री है, ये आपने आपने पहले मतलब कहाँ से सुना? ये न्यूज़पेपर में जो आप जिक्र कर रहे थे वहां से आया, या फिर आपको किसी ने एडवाइस किया कि ये एक डिफरेंट चीज है लॉ तक पहुंचने के लिए? एडवाइस भी था लोगों का, जैसे कि मेरे अंकल हैं कयूम खान, उसके बाद में बड़े अब्बू हैं डॉक्टर HS फारूकी, ये दोनों ने भी रेकमेंड किया था कि मैं लॉ फील्ड में जाऊं, क्योंकि कभी किसी ने किया नहीं था। वैसे मेरा बैफ में एडमिशन हो गया था, फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया था, लेकिन वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। और लॉ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कि मतलब सुनते आता था, वैसे इन डेप्थ पता नहीं था। तो मैंने बोला कि स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। तो उस वजह से मैंने एडमिशन लिया। तो 5 साल मैंने लॉ कंप्लीट की। बीच में मैंने इंटर्नशिप भी की है, सिविल साइड। मैं कॉर्पोरेट इंटर्नशिप भी कर चुका हूँ, सिविल साइड इंटर्नशिप भी कर चुका हूँ। तो ओके। उसके बाद में फिर मतलब मैंने सोचा कि अब लॉ के बाद में क्या। तो मेरे पास ऑप्शंस थे, मेरे पास थे कि इधर आई विल गो फॉर प्रैक्टिस नहीं, मैं यूजुअल। सॉरी इंटरप्ट करता हूँ आपसे, आपको मुझे थोड़ा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है कि मैं थोड़ा इसमें डेप्थ में जाऊँ। क्योंकि माशाल्लाह आपने एक लेवल तो काफ़ी आसानी से, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्रॉस कर लिया। इवन दो इट इज़ वेरी रेयर। मैंने तो अब तक बहुत कम लोगों को, यानी अपनी कम्युनिटी में देखा हुआ है, जिन्होंने ये पर्टिकुलर लॉ में डिग्री या LLB किया हुआ है। तो ये जो LLB आपने की, इसमें लाइक हम लोग को सब पता है, मूवीज देखते हैं हम लोग, लाइक एक बहुत ही फेमस मूवी है जॉली LLB। तो उसमें दिखाता है कि करेक्ट। हाँ ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का लॉयर होता है जो केस लड़ता है। और मैंने खुद भी देखा हुआ है मेरे कॉर्पोरेट में, जहाँ पर आई थिंक लीगल एडवाइजर्स होते हैं। तो ये क्या, कौन कौन सी करेक्ट। डिसिप्लिन होती है इसमें, और आपने कौन सी पर्टिकुलर फील्ड LLB में सेलेक्ट की है? तो देखिए, वैसे यूजुअली कैसे केसेस होते हैं, एक तो एक क्रिमिनल केस होता है, एक सिविल केस होता है। ओके। क्रिमिनल केस मैं जैसे समझाऊं कि एनीथिंग अगेंस्ट द स्टेट, कि आप पब्लिक से मतलब पब्लिक एट लार्ज, कि आप ऐसा कोई क्राइम करते हो जैसे पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट होती है। जैसे मैं भी रॉबरी कर रहा हूँ, मैं मर्डर कर रहा हूँ, तो इसमें पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हो रही है, मतलब पूरी सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट जा रहा है। तो दैट इज बेसिकली क्रिमिनल लॉ। एंड सिविल लॉ इज कि आई एम पर्सनली अटैकिंग यू, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा हूँ, मैंने बैंक के साथ फ्रॉड किया है, मैंने फंड्स के साथ मिस अप्रोप्रिएशन किया है, सो ऑल दोज थिंग्स गोज इनटू द सिविल सूट। So there are two sides of it, and corporate law is basically the same thing, just कि वो बहुत बड़े मैटर्स होते हैं और वो कंपनी टू कंपनी वो डिफर करते हैं। कि ओके। जैसे आई वाज बट वर्किंग एट द ELP, दैट इज द इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस। तो वहाँ पे बेसिकली वो लोग टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स होते हैं, और कंपनी के लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं। तो दैट इज बेसिकली कि मतलब पूरी कंपनी का वो लोग ने आउटसोर्स कर दिया अपना लीगल टीम, कि जो भी मेरे कंपनी के लीगल मैटर्स है, यू आर गोइंग टू हैंडल। ओके। बट द सेम वे लीगल एडवाइजर्स वर्क। लीगल एडवाइजर का काम यही है कि बस वो लोग कंपनी में बैठते हैं, दोज आर दी फुल टाइम एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ओके। सो दे सो ड्रॉ सैलरी आप फ्रॉम द आपका कंपनी। जो स्पेशलाइजेशन है वो सिविल लॉ की तरफ हाँ, ज्यादा है? सिविल लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ। ओके। ओके।
बट जहाँ तक मैं स्टडी कर रहा था, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी इंटरव्यू के पहले थोड़ी रिसर्च करता हूँ मैं, तो जी आई जी। थिंक इंडिया में अभी भी फिलहाल इस फील्ड में ज़्यादा ज़्यादा लोग गए नहीं हैं। और जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो रहे हैं और लॉ का सहारा ले रहे हैं। और जितने ज़्यादा लॉ का एग्जैक्टली यूसेज एग्जैक्टली। करेंगे, यस यस, उतना ही ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएगी, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन लेकिन आपको क्या बिकॉज लगता है कि जैसे अपने ये देखते हैं। लॉ में आने से, लॉ में आप आपको किसी ने एडवाइस किया कि आप इसमें जाएं? बिकॉज ऑब्वियसली देखा हुआ है कि लॉ की कितनी इंपॉर्टेंस है, जो सीनियर्स हैं हमारी कम्युनिटी में, और बेस्ड ऑन दैट उन लोगों ने आपको एडवाइस किया। बट आपको क्या चीज़ें उसमें करेक्ट। सीखने के लिए मिली? आपको क्या चीज़ें उसमें सीखने के लिए मिली लॉ में? जो जो ऑब्वियसली आपने 5 साल 6 साल जो उसमें लगाया, उससे आपको क्या लगता है कि उसमें आपको क्या आउटकम मिला उससे, और क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बाद में आपको आपके राइट्स पता चलते हैं। कि आपको पता चलता है कि कुछ चीज़ों को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, उसके लिए फाइट कर सकते हैं, अपने को अपनी राइट्स पता है। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसमें हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या आइडिया था वो अपने को दिखता है। तो इस वजह से किसी के साथ भी अगर इनजस्टिस हो रहा है तो देन वी नो द रूल्स, वी कैन फाइट। ओके, तो बेसिकली तो आप कह दिस रहे इज हैं व्हाट कि आई फील। ओके, यू मीन टू से कम्युनिटी में जैसे डॉक्टर्स, जैसे इंजीनियर्स, अवेयरनेस। या फिर, यस। तो यू आर मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स कि मतलब बेसिकली जस्टिस लोगों को अपने राइट्स पता नहीं होते हैं ज्यादातर। लोगों को कितनी चीजें उनके साथ गलत हो रही होती है लेकिन उनको पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस हो गया, इन जनरल एवरीडे थिंग, कि आपका म्युनिसिपालिटी हो गया, आपकी लैंड सीज हो गई है, या कुछ भी रेंट रिलेटेड मैटर्स। आई थिंक वेरी तो यू इंपॉर्टेंट, वेरी हैव। इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिकॉज बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ 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 सर्टिफिकेट तक, आई थिंक ये सारी चीजें लीगल में चली जाती हैं। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करेक्ट। और क्रिमिनल ऑफेंस आपके खिलाफ, हर चीज आज के इस दौर में लॉ के जरिए ही डील हो रही हैं। जैसे कि डेवलप कंट्रीज में आई थिंक लॉयर्स आर मोर पावरफुल देन इन इंडिया। एक वो भी रीजन है। अ, लेकिन ये जो प्रोस्पेक्ट क्या है इस फील्ड का यहाँ पर, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी लोग देखते हैं, तो इस फील्ड का क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? जैसे कि अपने देख रहे हैं अभी, वी आर लिविंग इन 2024, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मतलब अ मोमेंट भी मिस तो अपने को पता नहीं चलता है कि भाई दुनिया कितनी आगे निकल गई है। तो उसमें आप देखोगे अभी साइबर फ्रॉड जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, स्कैम हो गए। जैसे कि आप अभी अपने न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एआई यूज करके लोग कैसे स्कैम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कॉल किया कि मतलब फॉर एग्जांपल आई एम अ हैकर, मैंने आपको कॉल किया, मैं एआई का इस्तेमाल करके आपके आपके डैडी की मैं आवाज़ रेप्लिकेट करके आपसे मैं पैसे मंगा सकता हूँ अपने अकाउंट में, कि बेटा मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे ये अकाउंट में पैसे दे दो, एंड यू आपको पता रहेगा कि हाँ ये तो मेरे डैडी की आवाज़ है। तो बहुत सारे स्कैम्स ये सब आप मतलब डील कर सकते हैं कि मतलब लॉ में आप नए नए रेगुलेशंस आते हैं। तो ओके, वैसे ही। ओके, कमिंग बैक, मुझे ये भी पूछना है आपसे, ये कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है अगर किसी भी स्टूडेंट को लॉ में जाना है? और यानी कि क्या प्रोसेस होता है, लाइक 12th करने के बाद, जैसे कि इंजीनियरिंग में और मेडिकल में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो ये लॉ में जाने के लिए कौन से एग्जाम्स होते हैं? और उसके बाद मैं आऊँगा कि ये जो 5 ईयर या का जो पीरियड होता है वो कैसा होता है स्टडीज में, तो आप बताएंगे थोड़ा उसके बारे में? पहले तो लॉ दो टाइप का होता है, एक 5 इयर्स लॉ दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड लॉ, और दूसरा होता है 3 इयर्स लॉ। तो अगर आपको ट्वेल्थ के बाद में करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर फील्ड यू आर फ्रॉम, साइंस कॉमर्स और आर्ट, आप कर सकते हो इंटीग्रेटेड लॉ। उसके लिए 5 इयर्स का होता है और 3 इयर्स का होता है। 3 इयर्स इज आफ्टर ग्रेजुएशन, वो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ग्रेजुएशन फील्ड से हो, आप उसके बाद में आप 3 इयर्स लॉ कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए एंट्रेंसेस हैं। जैसे पहले एंट्रेंस नहीं होता था, जब मैं पहली बार जब मेरा फर्स्ट ईयर था, तब फर्स्ट टाइम वो सीईटी इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे मैंने बताया, ओके, सीईटी इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट
जो महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मैंने वो दिया था। तो उसमें मैं क्लियर हुआ। बेसिकली उसमें स्कोर आता है और कॉलेज स्कोर के हिसाब से अपना मेरिट लिस्ट क्लोज करती है। तो जैसे ही अपना 10th का होता है एसएससी बोर्ड में, तो एग्जैक्टली ओके वैसे ही। और ओके। वैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती है ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें उसके लिए क्लैट होता है। हम्म। दैट इज ऑल्सो कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ओके। तो आप वो भी फिल कर तो सकते हो, आप सीईटी फिल कर सकते हो। और बहुत सारी हम्म, यूनिवर्सिटीज होती है, उनके खुद के भी एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं, तो आप वो भी फिल कर सकते हो। ओके। तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया वो कौन सी थी? मैंने किया है रिजवी लॉ कॉलेज, बैंड्रा वेस्ट। बैंड्रा से। ओके। जी। एंड एंड आपको क्या लगता है ये जो किस टाइप के स्टूडेंट्स को लॉ सेलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन स्टूडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आज जो करियर काउंसलिंग क्लास चल रही थी उसमें मैंने सुना कि स्टूडेंट्स जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जो पब्लिक स्पीकिंग ज़्यादा नहीं करते हैं या कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो उनका उनका सेग्रीगेशन किया गया कि उनको इस फील्ड में जाना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए। तो आप आपके हिसाब से, क्योंकि आपने काफी वक्त निकाल दिया है, ऑलमोस्ट 5 ईयर इसमें निकाल दिया है, कौन से स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो इस फील्ड में जाना चाहिए? करियर प्रोस्पेक्ट इज डिफरेंट थिंग। उसमें तो आई थिंक मैं ये बिलीव करता हूँ कि उसमें तो हर फील्ड में प्रोस्पेक्ट्स होती है, और वो उस स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को कैपिटलाइज करता है। लेकिन कौन से स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहिए? पहले तो मैं एक मिथ बस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब लोग बोलते हैं कि जो मतलब कम बोलता है उसको लॉ फील्ड में नहीं आना चाहिए। मतलब मैं ये बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ। बिकॉज लॉ में ऐसी बहुत सारी फील्ड, मतलब लॉ के अंदर ही ऐसी बहुत सारी फील्ड्स है जहाँ पे आपको बोलने की जरूरत नहीं। मतलब कि आप कॉर्पोरेट में हो तो आपको ड्राफ्टिंग का काम देंगे, उसमें भी बहुत दिमाग लगता है। तो आप वैसे काम भी कर सकते हो कि आप ड्राफ्ट करके दे दो, नॉट नेसेसरी विल गो एंड आर्ग्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके। बट तो अदर आप वैसे भी कर सकते या हो। बट अदर और देन मतलब दूसरों के या हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कर सकता है लॉ, नॉट नेसेसरी कि मतलब वो ज्यादा बोलता है या फिर उसको ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे ही लॉ कर रहे हो ना साथ में, जैसे 3 इयर्स या 5 इयर्स, तो उसके साथ साथ में आपको ये करना है, इंटर्नशिप करना है साथ में, ताकि जैसे ही आप पढ़ भी रहे हो ना वैसे आप सीख भी रहे हो। और सीखना ही है। लॉ इज मोर, मतलब प्रैक्टिस करना इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल देन थियरी। क्योंकि कोड जैसा फंक्शन करता है, एवरी कोड फंक्शन डिफरेंटली। वो बुक के हिसाब से ऑब्वियसली चलता है, लेकिन हर कोड का अलग प्रोसीजर होता है। तो वो जब आप इन प्रैक्टिस अब जब जाओगे तब आपको समझ में आता है कि कोड एक्चुअल में फंक्शन कैसे करता है। तो मतलब मेरे है खुद के फ्रेंड जो मतलब जिनकी 12th में आई थी 40%, बट दे आर डूइंग वेरी गुड नाउ, जस्ट बिकॉज उन्होंने इंटर्नशिप की उतनी प्रैक्टिस है उनकी। ओके, तो यू मीन टू आई से बिलीव कि इंटर्नशिप में भी कोई भी कर सकता पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है। है। जी जी जी। बिकॉज आपको ओके। काम मिलता है ना, आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी आती है, बॉस का प्रेशर होता है, तो और आपको ये जो पे नहीं मूवी में, करते इंटर्नशिप। ये जो मतलब मूवी में यूजुअली हम लोग आप, देखते हैं कि आप जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना है और नहीं नहीं चिल्लाना नहीं, है। ये सिर्फ मूवी में होता है, नहीं, रियल लाइफ में? ये सिर्फ मूवी में होता है। आप जब जज के सामने खड़े हो, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली आपके पॉइंट्स प्लेस करने होते हैं। आपको बहुत बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत प्रोफेशनली कोर्ट फंक्शन करता है। वो वैसा नहीं होता कि यू विल स्क्रीम एंड शाउट एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन द कोर्ट। अदरवाइज आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। ओके। एक और चीज थी कि लॉ में आपको रीडिंग कितना करना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक रीड डिपेंड बहुत करता करना है। तो फॉर एग्जांपल जी। मैं रीड नहीं कर सकता ज्यादा, तो मैं उस सेंस में भी डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ कि रीडिंग हैबिट पे भी डिपेंड करता है। तो कितना रीड करना पड़ता है इसमें? जी, रीड तो काफी करना पड़ता है, क्योंकि आप जब किसी का मैटर लेते हो तो आपको उसकी पूरी फाइल बनानी पड़ती है। आपको उसका पूरा प्लेन बनाना पड़ता है, तो आपको रीड बहुत करना पड़ता है। वो रीडिंग तो बहुत ज्यादा है, और उसके बाद में आपको है ना केस लॉज उसके अंदर डालने होंगे। कि मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया हुआ है कि जिसके अंदर ऐसा ऐसा है, क्यों टू सपोर्ट योर प्लेंट, कि पहले पहले भी कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया हुआ है वो मैटर में, तो आपको वैसे केस लॉज ढूंढने पड़ेंगे कि जो आपके ड्राफ्ट को सपोर्ट करे।
तो रीड तो बहुत करना पड़ता है, वो रिसर्च वर्क और रीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। ओके। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है अपने आप को आइडेंटिफिकेशन करना कि वो फील्ड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बट एक फनी चीज़ ये भी है कि इसमें लॉ ऐसी फील्ड है जिसमें आप क्लाइंट के पैसों से ही सीखते हो और उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हो एंड देन यू आर पेड। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगती है जिसके अंदर क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करता है, खुद एक्सप्लेन करता है। आप उसकी केस, उसी के दिए हुए केस को, उसके व्यूज को एनालाइज करते हो और प्रेजेंट करके पैसे भी ले जाते हो। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी थी जब मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था इसमें। आई थिंक बाकी सब फील्ड्स में ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पर आपको एक एक किस्म खास चीज मिल जाती है। राइट। जी। ठीक है। आई थिंक मुझे क्योंकि दो चीजें कवर करना है, आपने माशाल्लाह दो फील्ड में आपका एरिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, जंप करता हूँ दूसरी तरफ भी। अ, आप ये कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक जी। ये भी एक चैलेंजिंग, एक मैं कह सकता हूँ टारगेट है जो आपने लिया हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे थोड़ा एनालिटिक्स कलेक्ट कर रहा था तो उसमें मुझे, जैसा आपने शॉकिंग वाला फैक्ट दिया कि तकरीबन 12 लाख स्टूडेंट जो हैं वो इनरोल करते हैं अपने आप को, और सिर्फ एवरी 1000 से ईयर। भी कम यानी 800 लोग ही सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं इसको क्लियर कर पाते हैं। यानी इवन करेक्ट। लास्ट एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे आईआईटी की, जो कि इंजीनियरिंग रिलेटेड है, उसमें तो तकरीबन 10 लाख लोग वहां भी अप्लाई कर रहे थे, लेकिन सीट्स जो थी वो तकरीबन 15,000 थी। यहाँ तो सिर्फ 1000 से भी कम है। एग्जैक्टली। एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड कि बहुत ही टफ एग्जाम होता है। तो मुझे ये भी पूछना है कि ये इस तरफ कैसे आपका झुकाव हो गया, मोड़ हो गया, या फिर आपने जब आपकी बीएलएस एलएलबी जब आप कंप्लीट कर रहे थे उसी वक्त आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यूपीएससी की तरफ जाना है, क्योंकि ये दोनों ही हमारी कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं। देखिए, मैंने मैंने पहले लॉ कंप्लीट किया, उसके बाद में मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे, जैसे कि आई कैन मतलब मैं प्रैक्टिस कर सकता था कि यूजुअली कोर्ट में जाना, आर्ग्यू करना, तो वो प्रैक्टिस कर सकता था। सेकेंडली आई आई कुड हैव डन जुडिशरी, जो जज की तैयारी होती है, मैं वो कर सकता था। और तीसरा मुझे ऑप्शन दिखा कि कोई गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि आईएएस हो गया, एसडीएम हो गया, बीडीओ। तो मुझे वो चीज़ थोड़ा इंटरेस्ट की कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाता हूँ। और यूपीएससी के बारे में पहले भी है ना, जब मैं लॉ कर रहा था, मैं थर्ड ईयर में था, तभी से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था। तो तब से मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स वीडियोस देखता था कि कैसे सक्सेस स्टोरीज पढ़ता था लोगों के, जो ऑल इंडिया रैंकर्स है, उनका पॉडकास्ट सुनता था। तो वो सब चीज़ों ने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया कि हाँ, अब ये कर सकते हैं। तो और इंटेंसिव रिसर्च के बाद में जब मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, तो फिर मैंने और रिसर्च किया कि अब मुझे कोचिंग करनी है, क्योंकि मुझे पहले एक पाथ चाहिए कि आई वॉज वेरी मच कंफ्यूज्ड। तो मुझे एक पाथ चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत वीक हूँ अभी यूपीएससी के, वो मतलब कंपैरिजन में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग करूँगा। तो मैंने रिसर्च किया, तो दिल्ली में मुझे एक बहुत ही नामी ये है, इंस्टीट्यूट है, वाजीराम एंड रवि। तो मैं उसमें अप्लाई करने गया, लेकिन उसमें सीट्स है ना मिनट्स में फुल हो जाती है। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं एडमिशन। तो उसके बाद में मैंने नेक्स्ट आईएएस में अप्लाई किया। यहाँ भी टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो वहाँ अप्लाई करके मैं फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया, क्योंकि उनका एक ही ब्रांच था, दैट वाज इन दिल्ली। इन दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट। तो वहाँ रह के फिर मैंने कोचिंग कंप्लीट की, 1 साल की मेरी कोचिंग थी। उसके बाद में मैंने एक अटेम्प्ट दिया, बट सॉरी, मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा लिस्ट में नाम नहीं। आप इसमें डिटेल में जाए। मुझे ये पूछना है कि यूपीएससी, आप, आई थिंक इसमें भी आप वन ऑफ द फ्यू गाइज आई थिंक whom आई हैव मेट। आई थिंक मैं तो मेट इन द सेंस, मैंने हो सकता है वर्चुअल देखा हो, लेकिन इस तरीके से नहीं किसी को डायरेक्टली मिला हूं। तो यूपीएससी का जो प्रोसेस है वो पहले मुझे समझना है। और लाइक आप अभी इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं उसमें मतलब, और आप, यानी एक कहा जाता है स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है उस पर एक प्रेशर भी आ जाता है। तो उस एंगल से नहीं, लेकिन मुझे क्योंकि आपने इस तरफ पहला कदम बढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यानी कि नॉर्मली लोग जाते ही नहीं इस डर से कि वहां पर पास हो, वहां पर सक्सेस रेट बहुत कम है, लेकिन आपने वो करेज लिया है, वो अप्रिशिएबल है।
लेकिन मुझे जानना है कि यूपीएससी जो जिस तरफ आपने डिसाइड किया है, उसके कितने एग्जाम्स, किस तरीके का प्रोसेस होता है, अगर आप क्विकली बताएंगे तो। यानी क्या होता है उसके अंदर प्रोसेस। तो देखिए, यूपीएससी एग्जाम, पहले तो यूपीएससी दैट इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो रिक्रूटिंग वो है, अथॉरिटी है। राइट। तो वो बेसिकली सेंट्रल, एट द सेंट्रल लेवल वो ऑफिसर्स रिक्रूट करती है। तो यूपीएससी में इन टोटल 26 पोस्ट होती है, जिसमें सबसे टॉप की पोस्ट तो आजकल सबको ही पता है, आईएएस है, आईपीएस है। आईएएस दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन थिंग, आईपीएस दैट इज द पुलिस, एंड आईआरएस इज द रेवेन्यू, आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद में आपका फॉरेन सर्विस भी आता है। तो ये चार सर्विसेज थोड़ा अपर लेवल पे आती है, और बाकी 26 और पोस्ट है, लेकिन वो लोगों का इतना प्रेफरेंस होता नहीं है कि वो सारी पोस्ट में है, बिकॉज ये जो स्टार्टिंग ये की जो मुझे मालूम चार भी नहीं था, पोस्ट मुझे होती सिर्फ, है। मुझे ज्यादा करके ये आईएएस यही पता था। तो आपसे मालूम बात करके मुझे ये पता चल रहा है कि और भी 26 होती हैं। ओके, तो इसके बाद हाँ, में इन फिर टोटल इसमें। 26। हम्म। जी। तो इसमें ये जो यूपीएससी की जो एग्जाम है, इसमें तीन स्टेजेस होते हैं एग्जाम के। दैट इज, फर्स्ट इज द प्रीलिम्स, सेकंड इज द मेंस, एंड थर्ड इज द इंटरव्यू। तो इन ऑर्डर टू बिकम एन आईएएस और वट एवर योर चॉइस ऑफ सर्विसेज, तो आपको ये तीनों स्टेज क्लियर करनी होगी। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, जिसके लिए हर साल, वैसे साल में एक बार ही होती है एग्जाम। तो तीन स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपका अराउंड 12 लाख पीपल अप्लाई करते हैं, जिसमें से सिर्फ 10,000 ही आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट होते हैं। फिर सेकंड स्टेज आता है मेन, जिसके अंदर 10,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से सिर्फ 3,000 बच्चे ही इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड द थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू, जिसमें 3,000 में से जितनी भी वैकेंसी होगी, वैसे अप्रोक्सीमेटली 700 to 900 के बीच में ही वैकेंसी होती है। तो थर्ड स्टेज में इतना शॉर्ट लिस्ट होता है। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया, yet the success rate is 0.00001%. So it is जब very आपको tough. इतना सब पता है तो आपको डर नहीं लगता इससे कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ जहाँ सक्सेस रेट इतना कम है, 0.000। आपको डर नहीं लगता उस चीज से कि इसमें फेलियर रेट 99% है। हाँ, लेकिन इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। गुड। मतलब बाकी जो, गुड। मतलब मैं ये सोचता हूँ, मतलब मेरा ये मोटिवेटिंग फैक्टर है कि बाकी जो कर रहे हैं वो भी मेरी तरह ही है ना। तो मतलब मैं भी ट्राई करके कोशिश तो कर सकता हूँ एटलीस्ट, कि मतलब बाद में मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने कोशिश भी ना की। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ने तो इस और डायरेक्शन में बढ़ाया घर वालों का भी कदम। सपोर्ट था, तो और मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई कि उनकी तरफ से कुछ प्रेशर नहीं था। उनका फ्री हैंड था कि मुझे जो करना है मैं वो, मतलब मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। तो वो एक चीज़ भी मुझे बहुत हेल्प की। ये फाइनेंशियली जो भी ये इतना ये इशू जो नहीं आपने था। कोचिंग की बात की, ये कोचिंग वगैरह में जी। जस्ट बॉल पार्क फिगर एक आइडिया के लिए, लाइक लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था, अभी बताया था सर जी ने कि तकरीबन तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख का खर्चा आता है वो कोचिंग में पर ईयर। तो ये जो कोचिंग करते हैं इसमें कितना एक्सपेंडिचर आता है। तो मतलब जो कोचिंग मैंने जो ली थी उसकी 1,50,000 फीस थी। दैट वाज फॉर दी होल ईयर। उसके बाद में मुझे, मतलब जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुई, मैं उसकी फिर इंडिविजुअल कोचिंग भी लिया। मतलब कि अगर मुझे कुछ कुछ टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसके लिए फिर अलग से भी एनरोलमेंट लिया था। तो अगर मुझे, मतलब जिस हिसाब से मुझे ज़रूरत पड़ी, और तो मतलब मैं रहता भी दिल्ली में ही था, तो वहाँ पे भी ओके, फिर मुझे रेंट पे रहना पड़ा। तो तो आप जब तक आप आपका क्लासेस थी तब बचपन तक मैं पूरा, दिल्ली में। आपका पूरा बचपन बांद्रा में निकला एक जगह से, और आपने सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी के लिए अपने आप को मूव किया दिल्ली में। जी। कितना टफ जी, था थोड़ा ये मतलब मुश्किल ये था मूव कि करना। बाहर जाकर एडजस्ट करना, क्योंकि कितना आपको टफ होता है ये मतलब मूव पता ही करना होगा अपनी कि अपनी दिल्ली फैमिली का जो छोड़ के। क्लाइमेट है। हम्म। हाँ, हम्म। बहुत मुश्किल था। मतलब थोड़े हार्ट ब्रेक्स भी थे, लेकिन और ऊपर से दिल्ली का जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। मतलब ठंड है तो कुछ ज्यादा ही ठंड है, गर्मी है तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, 50 डिग्री चला जा रहा है। तो वो सब चीज की आदत है नहीं है। जैसे हम लोग मुंबई में रहते हैं, वो कोस्ट की तरफ है, तो टेम्परेचर वैसे न्यूट्रल ही रहता है।
हम्म, तो वो भी एक था चीज, मतलब वो भी एक थोड़ी तकलीफ थी। जैसे वहां रहना है तो दिल्ली में जैसे हम लोग थे, राजेंद्र नगर मतलब बोलते हैं जैसे यूपीएससी का हब है। इंडिया में अगर किसी को यूपीएससी करना है तो उसका हब है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो ओके राजेंद्र नगर में भी ऐसा था कि वहां पे जाके वहाँ लैंडलॉर्ड का जो एक्सप्लॉइटेशन है ना, जैसे वहाँ जो मकान मालिक जो होता है वो बहुत तंग करते हैं वहाँ पे। वैसे तो रेंट का तो कोई इशू होता नहीं था, लेकिन फिर भी कि आप कितने बजे जा रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती पैसे लेना कि ये खराब हो गया, आपने ये किया है कि अभी और वहाँ कैसे ब्रोकर होते हैं, जैसे जो ओके ब्रोकर्स होते हैं उनसे रूम लेना पड़ता है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, हर हर 6-6 महीने में जबरदस्ती खाली कराते हैं, ये बोलकर ओके। कि आपको अभी ये फ्लैट बिक रहा है, आपको खाली करना पड़ेगा दूसरी जगह, ताकि वो लोग को और ब्रोकरेज मिले। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो फिर आई थिंक ये चैलेंज भी लाइफ का एक पार्ट है जिसको आपने लिया और यूपीएससी की तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों की दुआएं हैं कि आप इसमें और आगे बढ़ो और यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करो। नॉट टू पुट एनी प्रेशर लेकिन आपने जो करेज किया हम लोग सिर्फ उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको किसी को हेल्प ज़रूरत हो इसमें तो आप उसमें हेल्प करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आई जी थिंक यही जी जी, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल कि बिल्कुल। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे उनके साथ। जी, अगर किसी को भी मतलब इंटरेस्ट है, कि अगर वो भी चाहता है कि यूपीएससी, बिकॉज बिकॉज अपने मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स थी मुझे 12th के बाद में देनी थी, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं थी, नॉलेज ही नहीं थी, कोई था नहीं मुझे बताने के लिए कि ये एग्जाम है, ये फील्ड ओपन है, तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो। तो वो एक चीज की कमी थी। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो हुआ मेरे साथ वो किसी के और के साथ ना हो, कि एटलीस्ट उसको पता तो रहे, वो ट्राई तो करे कि वो उसके लिए क्या क्या फील्ड ओपन है। और ओके वैसे भी गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा सिक्योर और कोई जॉब है नहीं आज के टाइम पे, बिकॉज ले ओवर इतने हो रहे हैं प्राइवेट कंपनीज में। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है कि रियलाइज करना मार्केट की नीड क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लोग अगर सिविल सर्विसेज में आएंगे तो इससे ना सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को फ़ायदा होगा बल्कि सोसाइटी एट लार्ज उनको भी फ़ायदा होगा। आई थिंक दिस इज स्टार्ट लाइक यंग जनरेशन लाइक यू, जो लोग रियलाइज कर रहे हैं और इस तरफ मतलब यानी कि एक बहुत कम सक्सेस रेट होने के बावजूद इसमें जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये एक बड़ी चीज़ है। कामयाबी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लक पे डिपेंड करती है और मेहनत पे डिपेंड करती है। बट आप क्योंकि मेरे पास अभी तकरीबन 2.5 मिनट बचे होंगे, इसमें एक चीज़ और पूछना था, कितने घंटे स्टडी करनी पड़ती है? मैंने सुना है बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, क्योंकि पढ़ना तो बहुत पड़ता है। तो क्योंकि आपको चीजें ऐसी है, पढ़ने के मैं लिए सच बताऊं, यूपीएससी है ना, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ओके सारी ऐसी चीजें हैं ना कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगी, बस आपको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। कि आप कि पढ़ना बहुत सारा है लेकिन पढ़ना आसान है, बस उसको बस रिवाइज करना, उसी चीज को बार बार याद करना, ये चीज बहुत मुश्किल है, कि आपको कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है। और ऊपर से द न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स इज द मस्ट, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डे टू डे क्या हो रहा है वो आप उस पे आप ट्रैक रखें। जैसे कि आप, जैसे पॉलिटिकल न्यूज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ दंगे हो गए, ऐसा हो गया। आपको थोड़ा ऑफिसर के दिमाग से, मतलब उस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है कि क्या नई पॉलिसीज आई, कि अगर राइट्स हुए तो उसमें पुलिस का क्या रोल था, कैसे फंक्शन हुआ। तो आपको मतलब वैसे सोचना है और वैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल और बॉलीवुड गॉसिप्स नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर में। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। सॉरी, थोड़ा कनेक्शन का इशू था। काशिफ, आई थिंक ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि आपका क्या मैसेज है कम्युनिटी के लिए, क्योंकि स्पेशली ये जो इंटरव्यू है ये हम लोग कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए परेवा सोशल वेलफेयर ग्रुप की तरफ से डालते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जिनके साथ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उनका व्यूज़ लिया जाए जो कम्युनिटी के लिए यूज़फुल हो।
तो आपका आपका क्या मैसेज है कम्युनिटी के लिए, वाइल आपने जो जो लॉ किया है या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से? अ, मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब जैसे अपने देखते हैं ज़्यादातर बिजनेस ओरिएंटेड है, वो लोग सिस्टम में इंटीग्रेट होना नहीं चाहते। तो मैं मतलब मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट में, थोड़ा सा सिस्टम में आपको इंटीग्रेशन जरूरी है इन ऑर्डर आपके रिकग्निशन के लिए। तभी आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे अगर आप सामने उठ कर आओगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि लॉ भी करना चाहिए, क्योंकि लॉ करने से आपको अवेयरनेस ज्यादा आ जाएगी, कि आप ज्यादा अवेयर रहोगे कि समाज में एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपको लोग जानने लगेंगे। फिर उस वजह से आपका नाम भी होगा। और और दूसरी चीज कि आपको आपके राइट्स के बारे में पता चलेगा कि आपका हक है क्या आपको, और आपको वो हक मिलना चाहिए, कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो ये सब जो चीजें हैं ये लॉ करके आपको पता चल जाएंगी। और दूसरी चीज जो आपको यूपीएससी क्यों करना चाहिए, तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि यूपीएससी आपको करना चाहिए, लेकिन आपको बाकी चीजों को भी देखना चाहिए, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप दिल्ली जाकर आप यूपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि दिल्ली जाके आपको रहना, सस्टेन करना इज फाइनेंशियली वेरी डिफिकल्ट। और दूसरा वो मेंटल मेंटल चीज भी बहुत ज्यादा है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो मेरा ये मानना है कि अभी अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, आपको सब कुछ आपके फोन के अंदर मिल जाता है। आपकी क्लासेस भी आपके फोन के अंदर है, आपकी कोचिंग भी हो गई आपके फोन के अंदर, आपकी नोट्स भी अभी टेलीग्राम पे आपको हर जगह आपको नोट्स अवेलेबल हो जाती है, सारे कोचिंग के वेबसाइट भी हैं। तो मेरे हिसाब से दिल्ली जाना जरूरी है नहीं, आप घर पे रह के भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको फुल टाइम देना होगा, मतलब आप हम्म, जॉब हम्म, के साथ में भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम टाइम डिमांड करता है, आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि यूपीएससी इस वजह से करना चाहिए कि ये तो पहली बात तो सबसे ज्यादा इलाइट जॉब है पूरे इंडिया की, कि आपको ऐसी पोस्ट मिलेगी, आपको वैसी फैसिलिटीज मिलेगी कि एक बार आप लग गए सर्विस में, तो आपको बंगलो, आपको ऑफिसर्स मीटिंग, मतलब मिनिस्टर्स के साथ उठना बैठना, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, आपको, तो वो बेसिकली आपकी लाइफ हो जाएगी। तो आप इन शॉर्ट मतलब आप ग्रो बहुत आगे कर सकते हो। जैसे कि आपकी एक आईएएस कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट तक प्रमोट होता है। आई थिंक जैसे कि आप राइट। देखोगे आपकी पौंडीचेरी की जो गवर्नर है, वो भी एक पहले एक एक्स आईपीएस ऑफिसर थी। तो आप ग्रो बहुत कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि आपको जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये गवर्नमेंट जॉब है। तो हम्म, ज्यादा से ज्यादा आपका कोई मिनिस्टर भी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन आपका आपको निकाल नहीं सकता जॉब से। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है इसमें। और तीसरी चीज जो मैंने बताया कि सिस्टम में इंटीग्रेशन, कि आप, कि अगर जब इस फॉर एग्जांपल अगर मैं सिस्टम में घुस रहा हूँ, तो रिकग्निशन होगा मेरी कम्युनिटी का कि हाँ, कि मैं मतलब जो मुझे जानने वाले हैं उनको रिकग्नाइज कर सकता हूँ मैं, कि हाँ ये है, इसने कर लिया है, तो उस वजह से मैं दूसरों को भी मोटिवेट कर सकता हूँ कि कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। और तीसरी चीज कि अगर आप इतने बड़े पोस्ट पे हो, तो आप सोशल वर्क भी बहुत बहुत कर सकते हो, कि मतलब एक बार आपके पास अथॉरिटी आ गई, एक बार आपके पास पावर आ गई, तो उसके बाद सोशल वर्क भी आप कर सकते हो। कि जैसे थिंक अभी जो मैंने एक हम्म, आम आदमी हम्म। में बन के मैं जो काम नहीं कर सकता, अगर मेरे पास पावर और अथॉरिटी आ जाएगी तो मैं वो काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो इस वजह से अपना जो सोशल स्टेटस है, जो तो वो बढ़ाने के लिए मैं काम कर सकता हूँ। आई थिंक आपने काफी तो अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट किया इन चीजों को, कैसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर मेरे व्यू में देखा जाए तो अ, इस वक्त में कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन, मैं सिर्फ फारूकी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ या परेवा कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल
कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत है ऐसी फील्ड्स में जो अभी वैकेंट है, खाली है। चाहे आप अपने आप को क्योंकि अक्सर बेशतर देखा गया है कि आपको लोगों को नॉलेज नहीं है लॉ की, और काफ़ी लोग उसके मिसयूज भी करते हैं। तो अगर आपके पास राइट चैनल है, राइट लोग हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से कंटेस्ट कर सकते हो। और ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज में तो मुसलमानों का तनासुब बहुत कम है, और उसमें बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। और जी बिल्कुल। यानी मैं कहता हूँ हिम्मत सिर्फ किसी ग्राउंड में नहीं, फिजिकल ग्राउंड में नहीं, ये भी एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, जो आपकी तरह लोग दिखा रहे हैं। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और अल्लाह से दुआ है कि आप इसमें कामयाब हों। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे जब आप एक और लेवल पे क्रॉस हो जाओगे तो। थैंक यू। जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।